Hello students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Karima Singh and today we'll be discussing heterotrophic nutrition. So see, आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं फॉर टर्म 1 और अभी तक हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ चुके हैं. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड देन वी विल सी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ये लोग कौन से टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और एग्जैक्टली कैसे करते हैं. सो लेट अस क्विकली बिगिन. द फर्स्ट थिंग जो हम आज पढ़ेंगे बेटा वो है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन दो तरीका का हो सकता है. या तो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता था, ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है. या तो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते थे और किसी और पे डिपेंडेंट थे. तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूटिलाइज नहीं करते, सनलाइट क्लोरोफिल उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, इन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स. एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism cannot synthesize or prepare its own food using the simple inorganic materials. So when an organism cannot do this and when it is dependent on others, then you will call them as heterotroph. These organisms who cannot make it using these inorganic substances, you will be calling them as heterotrophs. Fine, you will be calling them as heterotrophs. Then ये जो हमारे examples है ना, इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे सारे के सारे animals. It will include all the animals. So there is no animal which can prepare its own food. तो सारे animals इसी में आते हैं. Rather सिर्फ animals ही नहीं, इसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया और फंजाई भी आते हैं. तो animals के साथ साथ most bacteria and fungi वो भी heterotrophs ही होते हैं. Then heterotrophs होते हैं तो क्या सब सेम टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? नहीं, सबका फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग है. दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट तो है पर अलग अलग तरीक़ों से. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड. पहला है बेटा इसमें सैप्रोफाइटिक, पहला है इसमें सैप्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. दूसरा क्या है? दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब आप कहोगे मैम क्या होता है सैप्रोफाइटिक, क्या होता है पैरासिटिक, क्या होता है होलोजोइक? अभी तो आपने कहा डिपेंडेंट है, तो फिर से तीन टाइप, क्योंकि इन तीनों में डिफरेंसेस हैं. क्या डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं. पहला डिफरेंस ये है बच्चों कि जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं यानी सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ना डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है. इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बट ये लोग ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन अपनी बॉडी के बाहर कराते हैं. So when an organism is trying to obtain its food from the decaying organic matter of plants, of animals like the rotten bread and all, then you will be calling this mode of nutrition as saprotrophic mode of nutrition. तो ये लोग क्या कर रहे हैं? डेड और decaying matter पर डिपेंडेंट है, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं. करेंगे कैसे? देखो, सिंपल सा है इनका फंडा. इनका क्या फंडा है? इनका ये फंडा है कि चलो ठीक है, अगर ये हमारा वो ऑर्गेनिज्म था, सो लेट अस सपोज ये हमारा फंजाई है मशरूम टाइप का. अब ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी के बाहर उस डेड मैटर के ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं. अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करा देंगे. उस डेड मैटर के बॉडी के बाहर ही कन्वर्जन हो जाएगा. तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, वो बॉडी के बाहर ही होगा. जैसे ही बॉडी के बाहर होगा, उसके बाद ये लोग उस सिंपल फूड को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करेंगे. सिंपल फूड को बाद में अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करेंगे. तो इसका क्या मतलब है कि एंजाइम्स खुद के थे पर डाइजेशन खुद की बॉडी में नहीं हुआ, डाइजेशन कराया अपनी बॉडी के बाहर. तो जब ऑर्गेनिज्म डाइजेशन अपनी बॉडी के बाहर कराए, खुद की बॉडी के एंजाइम्स को यूज़ करके डेड एंड डिकेइंग मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करे और फिर उस सिंपल फॉर्म को अब्जॉर्ब करे, तो आप इसे कहते हो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हो सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स. तो ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये वो ही ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डेड प्लांट्स जैसे कि सड़ी हुई पत्तियाँ, डीके होती हुई एनिमल बॉडी, डीके होता हुआ कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, इससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें. ठीक है, तो यहाँ से आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब इसके एग्जांपल्स कौन होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे सारे के सारे फंजाई, जैसे ब्रेड मोल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, और साथ में काफ़ी सारे टाइप के बैक्टीरिया. तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं.
काफ़ी सारे फंजाई भी इसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट हैं। तो जब ये लोग ऐसा काम करते हैं, इसीलिए डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि डेड मैटर को सिंपल में कन्वर्ट भी करेंगे, उसी से अपना खाना भी खाएंगे और हमारे लिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम भी कर देंगे। तो ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फॉलो करने वाले बैक्टीरियाज एंड फंजाई हैं। अब ये क्या है? ये है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने लिए सिंपल फूड डायरेक्टली ऑब्टेन करें। मेरी बात ध्यान से सुनना, डायरेक्टली ऑब्टेन करें। अब डायरेक्टली ऑब्टेन करें मतलब, डायरेक्टली ऑब्टेन करें का ये मतलब है कि इनको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक नहीं कराना है। कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक इनको कराना ही नहीं है। ये लोग डायरेक्टली सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म को ही अब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ना बॉडी के बाहर ना बॉडी के अंदर। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जाकर बैठ जाओ या फिर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाओ और वहाँ से सिंपल फूड को डायरेक्टली सक इन कर लो, डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लो, तो आप कहलाने लगोगे पैरासाइट। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, इन्हें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं मारने हैं। ये वो हैं जो अपने न्यूट्रिशन को एक दूसरे जीते जाते इंसान की बॉडी से डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको बिना मारे। तो इस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेंगे, उसकी हत्या नहीं करेंगे और उसकी बॉडी से सिंपल फूड चुरा लेंगे। तो सिंपल फूड चुरा रहे हैं, ये होते हैं पैरासाइट्स। अब एक पैरासाइट वही ऑर्गेनिज्म हुआ, ये कोई प्लांट हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है, जो फीड कर रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, प्रेडेटर नहीं है, खा नहीं चाहते उसको, बस सिंपल फूड डायरेक्टली उसकी बॉडी से ले लेते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स में कौन आते हैं? पैरासाइट्स में आते हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि हमारे प्लाज्मोडियम टाइप के, राउंड वॉर्म्स टाइप के, और साथ में आते हैं कुछ प्लांट्स जैसे कि कस्क्यूटा। अब सोचो, प्लांट है, कैसा होना चाहिए था? ऑटोट्रॉफिक, बट क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, वो भी पैरासाइट है। क्यों है? क्योंकि मैम इसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो ये दूसरे प्लांट की बॉडी से सिंपल फूड को डिराइव करेगा। तो यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हो, ये है आपका अमरबेल यानी कि आपका कस्क्यूटा। तो ये कस्क्यूटा दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर इस तरह से रैप्ड रहता है और उनसे सिंपल फूड को अब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया हमारा अमरबेल, जो एक प्लांट पैरासाइट है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, ये क्वेश्चन आएगा कि एक प्लांट जो कि पैरासाइट है, तो ये है हमारा कस्क्यूटा यानी अमरबेल। इसके अलावा बेटा फंजाई और बैक्टीरिया भी, तो सारे ही फंजाई डेड और डीकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, सैप्रोफाइटिक भी नहीं है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक हैं। तो हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब जो आखिरी है वो क्या है? वो है होलोजोइक मोड। देखो, होलो को तो ऐसे याद रख लेना कि पूरा होल फूड खा लिया। तो जैसे हम करते हैं पूरा खाना खा लेते हैं, जैसे दूसरे एनिमल्स करते हैं खाना खा लेते हैं, तो हम सब में से कोई ये नहीं कर रहा ना कि उस पर्टिकुलर फूड के ऊपर जाके स्पिट कर दे और बाहर उसको कन्वर्ट ऑन दे फिर उसको लिक करे। कोई कर रहा है क्या? नहीं, हम लोगों में से कोई भी ये नहीं कर रहा है। हम लोग उस फूड को अपनी माउथ में ले लेते हैं। माउथ में लेने के बाद बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में फिर कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लोगे एंड द डाइजेशन विल हैपन इनसाइड योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ योर ओन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देन you will call that particular mode of nutrition as holozoic nutrition. So holozoic nutrition is that mode of nutrition in which an organism is going to take complex organic food material into its body by the process of ingestion. तो खाने के अंदर लेने के प्रोसेस को आप कहते हो ingestion. ये जो ingested food है, फिर आप इसका क्या कराओगे? डाइजेशन कराओगे। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कराना। जब वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा अब्जॉर्बेबल मैनर में, तो फिर आप इसे अब्जॉर्ब करोगे ब्लड में। ब्लड की हेल्प से वो जाएगा बॉडी के सेल्स के पास, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है जो फूड डाइजेस्ट या अब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको आप इजेस्ट आउट कर दोगे। तो ये है पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब जब भी हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स और मैक्सिमम सारे एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होगा। अब यहाँ पे देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ना कुछ स्टेप्स होती हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा क्या क्या स्टेप्स हैं, तो पहली स्टेप क्या होगी? खाना खाना। सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी इंजेशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली है इंजेशन। इंजेशन में क्या करना है? खाना
अंदर लेना है. सो यू टेक इन फूड विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स इनटू योर माउथ. अलग अलग एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आप अलग अलग टाइप से इंजेशन देखोगे. बट फर्स्ट स्टेप तो यही होगी कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेना. सो इंजेशन इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी. तो अगर आपने फूड को बॉडी के अंदर लिया तो ये पहला स्टेप होगा जिसे आप कहोगे इंजेशन. अगले स्टेप में आप क्या करोगे? अगले स्टेप में आप कराओगे उस फूड का डाइजेशन. तो अगले स्टेप में बच्चों आप उस फूड का डाइजेशन कराने वाले हो. आपके पास एक पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आप उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कराने वाले हो. तो अगला स्टेप होगा आपका क्या? डाइजेशन. तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हो? कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कराते हो इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड. तो आप उसको सिंपल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि वो आपके सेल्स में जा सके. बड़ा बड़ा फूड सेल में नहीं जा सकता, सेल छोटा सा है. तो इसीलिए उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके अपने सेल तक पहुंचाना, अगर आपको ये काम करना है तो पहले से तोड़ना पड़ेगा. एंड ये जो तोड़ने का प्रोसेस है इसी को हम कह रहे हैं डाइजेशन. अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद होगा फूड का अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या? इतनी मेहनत से कन्वर्ट कराया, कन्वर्ट कराने के बाद उन सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ब्लड में ले लेना. तो वो पहले ब्लड में जाए और ब्लड की हेल्प से फिर बाद में सेल्स के पास जाए. तो आपकी बॉडी में यही होता है, आप कॉम्प्लेक्स फूड को पहले तो डाइजेस्ट कराते हो, सिंपल अब्जॉर्बेबल मैनर में कन्वर्ट करते हो, एंड देन आपकी बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि उस सारे अब्जॉर्बेबल मैटर को आप ब्लड में दे सको. तो हम उस सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड को ब्लड में अब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में ले लेते हैं. ये जो प्रोसेस है जिसमें आप उस डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ले लेते हो, इसी को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन. और एक बार अगर अब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर क्या होने वाला है? अब्जॉर्प्शन के बाद होने वाला है फूड का एसिमिलेशन. अब एसिमिलेशन क्या है मैम? ये तो नहीं समझ आया, नाम से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. देखो, एसिमिलेशन है बेटा वो प्रोसेस जिसमें जो फूड आपके ब्लड में गया था वहां से निकल के आपके बाकी सेल्स के पास जाए. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके ब्लड में गया था, ब्लड से निकल के वो बाकी सारे सेल्स में जाए. बॉडी के हर सेल को फूड चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सबको अपना रेस्पिरेशन खुद कराना है. तो जब ये फूड को वो टेकअप करेंगे, ब्लड से ले लेकर अपने सेल्स के पास भेजेंगे, आप इस प्रोसेस को कहोगे एसिमिलेशन. सो व्हेन एसिमिलेशन हैपेंस, नो, दिस इज गोइंग टू प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड विल बी टेकन अप बाय द बॉडी सेल्स. और फिर उस फूड को यूज करेंगे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. तो हम इसे कहेंगे एसिमिलेशन. तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी होलोजोइक न्यूट्रिशन की? एसिमिलेशन. तो एक बार क्विकली देखते हैं. सबसे पहले आपने खाने को इंजेस्ट किया, फिर क्या किया? उसका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन कराया, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया. जब आपने उसे स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया ना, फिर क्या किया? थर्ड स्टेप कराया अब्जॉर्प्शन. तो आपने उस सॉल्युबल मटेरियल को ब्लड स्ट्रीम में भेजा. फोर्थ स्टेप में क्या किया? ब्लड में से उनको पिक कर करके सेल्स को दिलवा दिया ताकि सेल्स उसे यूज़ कर सकें फॉर एनर्जी वर्क, फॉर रिपेयर, फॉर मेंटेनेंस जॉब्स. तो फिर ये वाली चीज़ एसिमिलेशन कहलाई. और फाइनली जो चौथा स्टेप होगा एसिमिलेशन, इसके बाद क्या होना है? इसके बाद होनी है फिफ्थ स्टेप जो कि है ईजेशन. तो हमारी इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के बाद पांचवी और आखिरी स्टेप हो जाती है ईजेशन. अब ईजेशन में क्या होने वाला है? ईजेशन में होने वाला है ये कि जो भी मटेरियल आपकी बॉडी से ना अब्जॉर्ब नहीं हुआ था, डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बॉडी उस मटेरियल को थ्रो आउट कर देगी. तो जब आपकी बॉडी उस अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड को रिमूव कर देती है तो आप इस प्रोसेस को कहते हो ईजेशन. तो ईजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो आपकी बॉडी जब इस तरीके से उस अनअब्जॉर्ब फूड को फीसेस के फॉर्म में बाहर निकाल रही है तो आप इसे कह रहे हो ईजेशन. क्या कह रहे हो? ईजेशन. तो प्लीज़ इजेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज नहीं होना. मैं हमेशा से आपको यही चीज़ बताती आ रही हूँ कि इजेशन एक अलग चीज़ है और एक्सक्रीशन एक अलग चीज़ है. एक्सक्रीशन है आपकी बॉडी का हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करना. यूरिया हो सकता है, वो यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनियम हो सकता है. तो किसी भी चीज़ को अगर इस तरीके से बॉडी रिमूव करा रही है जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस मटीरियल था तो वो एक्सक्रीशन है. अगर अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड बॉडी के बाहर रिमूव कराया जा रहा है तो वो ईजेशन है. ठीक है, तो इजेशन कराना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, एक्सक्रीशन करना आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है जिसमें आती है किडनी. तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे. अब
यहाँ पर हमने क्या समझ लिया है, हमने समझ लिया है होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। तो ये 5 स्टेप्स जो हमने अभी समझे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये 5 स्टेप होते कैसे। हो मैम क्या बोल रहे हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और 5 स्टेप करेगा, उसके पास थोड़ी ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्यों करेगा? तो बेटा वो बिल्कुल करेगा। उसके पास एक सेल है, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, एक सेल भी अपने लिए सारे काम कराता है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करेगा। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं ना, ये भी फॉलो होंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। अब सिंपल एनिमल्स में क्या देखेंगे हम? सिंपल एनिमल्स में हम देखेंगे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये दोनों बहुत ही सिंपल एनिमल्स हैं। वैसे तो ये आज की डेट में एनिमल्स में काउंट ही नहीं होते, इनको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं, ये प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं। बट इन जनरल पहले जब क्लासिफिकेशन चेंज नहीं किया था तब तक ये एनिमल किंगडम में हुआ करते थे। अभी ये कहाँ पर है? अभी ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। तो इसीलिए आज के डेट में इनको यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं कहना चाहिए, बट प्रोटोजोअन्स को हम प्रिमिटिव एनिमल्स में ही काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल कहा हुआ है। इन दीज सिंगल सेल्ड एनिमल्स द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। तो एक ही सेल है अमीबा का भी, एक ही सेल है पैरामीशियम में भी, और यही वाला सेल पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखने वाला है। तो इसी सेल को सब कुछ बच्चों करना है। अब अमीबा की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है? ये अमीबा अपने न्यूट्रिशन का ध्यान खुद रखता है। कैसे रखेगा? ये क्या करता है? ये टाइनी प्लांट्स को, टाइनी एनिमल्स को फूड की तरह कंज्यूम करता है। तो जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग टाइप के प्लैंक्टन्स, ये उन पे फीड करता है। तो ये खुद भी वाटर में मिल रहा है, माइक्रोस्कोपिक है, पर ये अपने से भी छोटे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करने वाला है। अब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, और ये जिस तरीके से खाने को ऑब्टेन करता है ना, उस तरीके को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, क्योंकि ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर उस फूड को एनगल्फ करता है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्यों मैम? क्योंकि बच्चों इसके पास माउथ नहीं है, तो ये क्या करता है? अपनी मेम्ब्रेन से ही एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उस फूड को कैप्चर करेगा। अब इसकी मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या करता है? अपनी मेम्ब्रेन को उस फूड की तरफ एक्सटेंड करता है, और जब एक्सटेंड करता है फूड की तरफ, तो ऐसे फॉल्स फीट जैसी बनती हुई दिखाई देती है। ये जो फॉल्स फीट जैसी चीज़ बनती हुई दिखाई देती है ना, इसे आप कहते हो स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया से ये इस फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ करने के प्रोसेस को आप कह रहे हो फैगोसाइटोसिस। तो इसी फैगोसाइटोसिस को अगर हम डाइजेशन के टर्म्स में देख रहे हैं, तो ये हमारी पहली स्टेप इंजेशन का पार्ट है। तो पहली स्टेप जो होनी है इंजेशन, उसमें हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अमीबा फूड को अंदर ले रहा है, कैसे ले रहा है? यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सर्फेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अब जैसे ही इसने इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड को अंदर लेना चाहा, तो फिर ये इस तरह से फ्यूज हो जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो वैक्यूल बनेगा ना, जिसके अंदर फूड इनगल्फ्ड है, इसको हम बुलाते हैं एज फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर फिर अमीबा रिलीज करेगा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा तो डाइजेशन का भी काम करेगा। तो आपने देखा, खाना अंदर ले लिया, एक वैक्यूल बना लिया। वैक्यूल इनके लिए हमारे स्टमक जैसा है, सपोज करो, या हमारे इंटेस्टाइन जैसा, जहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होंगे, और एंजाइम्स के रिलीज होने के कारण इस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन होगा। तो डाइजेशन फिर यहाँ पर होने लगेगा। तो फिर जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाएगा। एक बार सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हुआ बच्चों, फिर क्या होगा? यहाँ से निकल के ये जाएगा बचे हुए सेल के पास, यहाँ से निकल के ये जाएगा बचे हुए सेल के पास। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है अब्जॉर्प्शन। अब मैम अब्जॉर्प्शन क्यों, एसिमिलेशन क्यों नहीं? सेल के पास जा रहे हैं ना मैम। बच्चों सिंगल सेल है ना, क्योंकि सिंगल सेल है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक ही बात है, क्योंकि इनके पास अब्जॉर्ब करने के लिए भी सेल ही है, और एसिमिलेट करके देना किसको है? यूज़ भी इसी सेल को करना है। तो इनमें ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेप है, ये सेम हो जाती है, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन इनके में सेम स्टेप है, और फिर फाइनली जिस फूड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं, उस फूड को ऐसे इकट्ठा करते हुए सेल के कॉर्नर तक लेकर आते हैं, और फिर यहाँ से उसको थ्रू आउट कर देते हैं। तो ये वाली स्टेप हो जाती है फिर इजेशन। तो आप देख पा रहे होगे कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये लोग इजेस्ट आउट भी करते हैं। तो देखो, अमीबा था, फूड पार्टिकल दिखा, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन स्यूडोपोडिया लाया उसके सराउंडिंग में, उसको कवर किया,
फिर उसको कम्प्लीटली रैप कर लिया, एक वैक्यूल बना लिया। इस वैक्यूल के अंदर इस फूड का पहले डाइजेशन कराएंगे। डाइजेशन कराने के बाद अब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो जाएगा। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब्जॉर्ब नहीं हुआ, एसिमिलेट कराने का सवाल ही नहीं उठा, उस फूड का क्या करेंगे, उस फूड को कॉर्नर तक लाकर इजेस्ट आउट करा देंगे, तो इजेशन हो जाएगा। तो सेम गोज हेयर, स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की, फूड कैप्चर करने काम आई। फूड को अंदर लिया, वैक्यूल में डाला, फूड का डाइजेशन कराया वैक्यूल में, फिर उसे डिफ्यूज़ कराकर सेल को दे दिया, मतलब अब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कर लिया। अनडाइजेस्टेड फूड को सेल के सरफेस से रिमूव करा के थ्रो आउट कर दिया, मतलब इजेशन कर लिया। तो सिंगल सेल्ड होने के बाद भी अमीबा ने प्रॉपर तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो किया, और यही चीज़ हमने अभी देखी। अब हम देखेंगे एक दूसरा सिंपल यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट जिसका नाम है पैरामीशियम। ये जैसा अमीबा है लगभग वैसा ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ से फूड अंदर लेता है। इसके पास भी हमारी तरह एक ओपनिंग है जहाँ से खाना अंदर जाएगा। जैसे हम खाना यहाँ से नहीं खा सकते, यहाँ से नहीं खा सकते, वैसे ही ये लोग भी खाना एक पर्टिकुलर जगह से ही अंदर ले पाते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्पॉट होता है, इस पर्टिकुलर स्पॉट को हम यहाँ पर ओरल ग्रूव कहते हैं, या फिर हम इसका माउथ भी कह सकते हैं। सो दे हैव अ पर्टिकुलर स्पॉट फॉर टेकिंग इन फूड। तो इनको फूड उसी पर्टिकुलर स्पॉट से अंदर लेना है, हर कहीं से अंदर फूड नहीं आ सकता। बाकी की सारी की सारी स्टेप्स एकदम कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है फर्स्ट स्टेप यानी इंजेशन करने में। तो इंजेशन की स्टेप को अलग तरीके से फॉलो करना है, बाकी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो इन पैरामीशियम जो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल का एक डेफिनेट शेप है, इसीलिए फूड को बेटा एक सर्टेन स्पेसिफिक स्पॉट से लेना है। तो हमारी बुक बहुत क्लियरली मेंशन करिए कि एक सर्टेन स्पेसिफिक स्पॉट से ले लो, फिर फूड को मूव करो, यहाँ तक इस स्पॉट तक लेकर आओ। अब मूव कैसे करोगे, मूव करवाओगे सीलिया की हेल्प से। तो इसके बाहर सरफेस पे सीलिया है, तो सीलिया की हेल्प से फूड को धीरे धीरे मूव कराया जाएगा। जहाँ जहाँ धक्का देना है धक्का दे देकर उस पर्टिकुलर जगह तक लेकर आएंगे। जैसे फूड यहाँ था तो ये सीलिया उसको पुश कर करके यहाँ भेजेंगे, सो दैट इट कैन कम टू द ओपनिंग विच इज द स्पेसिफिक स्पॉट थ्रू विच द फूड विल गो इन। सो विद दिस द फूड विल बी कमिंग टू द पार्ट थ्रू विच इट हैज़ टू गो इनसाइड। एक बार अंदर जाएगा, फिर वही फूड वैक्यूल, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करना यानी इजेशन। तो बाकी सारी चीज़ें फिर उसी तरीके से ये कर पाएगा। तो आप यहाँ अप्रिशिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ दिखता है हमारा पैरामीशियम। ये है इनका स्पेसिफिक ग्रूव, स्पेसिफिक स्पॉट, यानी कि वो ओरल ग्रूव जिसके थ्रू सेल माउथ या साइटोस्टोम कह रहे हो आप, और फूड यहाँ आ रहे हैं। तो ये फूड के वैक्यूल्स हैं जहाँ फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, और फाइनली अब्जॉर्ब करने के बाद, एसिमिलेट करने के बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको आप यहाँ से बाहर कर रहे हो, सेल सरफेस से उसको भी बाहर इजेस्ट आउट किया जा रहा है। तो यहाँ से हमें बच्चों ये समझ जाना चाहिए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, चाहे वो अमीबा हो या पैरामीशियम हो। डिफरेंस हम दोनों में याद रखेंगे, वहाँ फूड को लेने के लिए स्यूडोपोडिया था, यहाँ फूड को लेने के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसे हम ओरल ग्रूव या सेल माउथ कह सकते हैं। रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी द सेम, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करें, कैसे अब्जॉर्ब करें, कैसे एसिमिलेट करें, और किस तरीके से इजेस्ट आउट करें। तो राइट फ्रॉम दी पार्ट कि हमने खाना अंदर कहाँ से लिया, तो इसके लिए हमें देखना होगा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वील बी स्टडीइंग द एंटायर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द नेक्स्ट class. So this is it for today, guys. Thank you so much. Keep learning. Thank you.